छोटे से अरुचि छलांग। दर्शकों के काफ़ी सारे सवाल हमें मिल चुके हैं। पहला सवाल मिला है हमें अनिल लोहान जी का। बालाजी एमाइंस 1100 क्वांटिटी है, माफ़ कीजिएगा 700 क्वांटिटी है, 1100 रुपये के प्राइस पर। प्रशांत सर कैसे देख रहे हो इस काउंटर को? एक महीने के लिए इन्होंने व्यू जानना चाहते हैं। आई थिंक ट्रेंड नेगेटिव ही है इन टर्म्स ऑफ चार्ट्स एज वेल एज फाइनेंशियल्स। तो मैं इसको फंडामेंटली स्टडी तो किया नहीं हूँ, बट जिस तरीके से मोमेंटम देख रहा हूँ, जिस तरीके से वैल्यूएशन देख रहा हूँ, जिस तरीके से रेशियोज देख रहा हूँ, नॉट सो गुड। आई थिंक बेटर टू एक वेट एंड वॉच। अगर ऑलरेडी ले चुके हैं तो आई थिंक एक बार 1200 के ऊपर जाने के बाद ही कुछ बड़ा एक्शन आ सकता है। 1200 1250 तो इसके लिए तो टाइम लगेगा ही। और जिस तरीके से लास्ट दो क्वार्टर के अर्निंग्स हैं, Q2 में थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है। आई थिंक सिमिलर वे में Q3 और Q4 में भी आना चाहिए। सो होल्ड इट फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स। आपको कॉस्ट ऑफ बाइंग प्लस सम काइंड ऑफ प्रॉफिट आ सकता है, बट टाइम बिंग तो ट्रेंड नेगेटिव है। एक हमारे दर्शक हैं एनजी यूनिवर्स के नाम से आईडी है, तिवारी जी हैं। ये बोल रहे हैं कि सर अगर एफआईज 10 से 15 दिन कंटिन्यूस बाइंग करते हैं तो ये इंडिकेट करता है कि शायद उन्हें ट्रेड डील के बारे में कहीं ना कुछ क्लू पता चल गया होगा। शायद ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। बिल्कुल तिवारी जी, मैं सहमत हूँ, लेकिन अभी 2 दिन हुए हैं। एक्चुअली इन्होंने 2-3 दिन केवल ख़रीदारी कई बार की है बीच में, और फिर बड़ी तगड़ी सेलिंग आई है उसके पीछे। तो हर बार ऐसा ही लगता है कि उनको शायद कुछ क्लू मिल रहा है, वो हम क्लू लेस हो जाते हैं बाद में। अंशुल भाई, क्या लग रहा है? एफआईज 2 दिन से खरीदारी कर रहे हैं इंडियन मार्केट में, क्या कुछ डेटा पॉइंट्स पढ़ रहे हो आप तो F&O के जो एफआईज डेटा हैं वो भी काफ़ी डीपली देख लेते हो। सर कैश लेवल पे आपको जरूर बाइंग दिख रही होगी। फ्यूचर लेवल पे तो कंटिन्यूअसली शॉर्टिंग ही चल रही है। 1 दिसंबर से लेके अभी तक कोई भी शॉर्ट कवरिंग आई नहीं है। परसों का एक 64 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट था, कल एक 65 हो गया, तो 1000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड ही हुए हैं फ्यूचर बेसिस पे। फ्यूचर प्लस ऑप्शन मिला लें नेट बेसिस पे तो फिर थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट 20,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवरिंग हुई है। तो अभी एक्सट्रीम ओवरसोल्ड जोन में है यहाँ पे। तभी आप देखिए कल जिस हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी क्लोज हुए थे, मोस्ट लाइकली नीचे जाना चाहिए था, लेकिन हल्की न्यूज जैसी भी आई हो मार्केट ने पॉजिटिवली रिएक्ट किया। तो इतने ओवरसोल्ड जोन में शॉर्ट्स देखना या सेल सेटअप देखना ये थोड़ी सी दिक्कत का काम है, बट दैट इज स्पेसिफिक एंड लिमिटेड टू इंडेक्स एंड लार्ज कैप। मिड कैप स्मॉल कैप की पिटाई मरम्मत जारी है और ये चलती रहेगी। अभी इसमें कहीं से कोई रिवर्सल नहीं दिख रहा है। लास्ट फ्राइडे और मंडे थोड़ा सा दिखा था, फिर ट्यूसडे वेडनेसडे दिक्कत जाने लगी। अब आज जाके थोड़ा सुबह संभलने की कोशिश किए थे, दोपहर से फिर फिसलने लगे, मतलब 11 बजे के आसपास से फिर फिसलने लगे। तो मिड कैप स्मॉल कैप में अभी कोई भी राहत नहीं है। अभी वहां से जितना या तो रिलेटिव स्ट्रेंथ बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई करते हो तो प्ले कीजिए, इधर उधर के रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले स्टॉक चल रहे हैं, बट ओवरऑल अगर टाइट देखेंगे तो अभी भी फेवर में नहीं गिर रही है। हिंद कॉपर आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था। हिंद कॉपर देखिए कल भी वापस टारगेट अचीव किया। हिंद जिंक थोड़ा सा चला, हमने दिया नहीं था, लेकिन हिंद कॉपर दिया था वो चला। पी फोकस कल हमने डिस्कस किया था वो चला। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ जहां पे है वहां थोड़ी बहुत मूव आ रही है, बट वहां भी थकी थकी मूव है। ऐसा नहीं कि वन साइडेड आपको 8% मिल जा रहा है, उसमें भी स्टॉक को मेहनत करनी पड़ रही है। तो मिड कैप स्मॉल कैप नहीं है अभी माहौल। चलिए बट ठीक है मेरा एक व्यू सर। है इसके ऊपर, जो व्यूवर जो बोल रहे हैं कि एफआईएस का 10 दिन का अगर पॉजिटिव आता है तो उसको मानना चाहिए कि कहीं ना कहीं उनको हिंट मिल रहा है। देखो एफआईएस ने आज के तारीख में 1,50,000 करोड़ के आसपास सेलिंग किया हुआ है, तो उसका भी एक व्यू मिलता है अपने को। दे आर नॉट हैप्पी विथ व्हाट इंडियन माइक्रो डेटा पॉइंट्स आर देयर। बट अगर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को देखोगे तो 7 लाख करोड़ के आसपास डाला है, तो वी शुड एक्चुअली फॉलो व्हाट डोमेस्टिक इज डूइंग। अगर वहां पे लार्ज कैप में अच्छा खासा फोकस, क्वालिटी मिड कैप स्मॉल कैप में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो go with the investor who is having 7 lakh crore in last 1 year। एफआईएस आते रहेंगे जाते रहेंगे। आई थिंक देर वो जब तक 7 लाख नहीं होते तब तक वो हम लोग को बराबर कर ही नहीं सकते वो चीज। तो टाइम बिंग 10 दिन का पॉजिटिविटी विल नॉट ड्राइव एनीथिंग। उनका आने से शायद फंडामेंटल्स चेंज नहीं होंगे, उनका आने से अर्निंग्स ग्रोथ नहीं होगा, उनके आने से आप कुछ शॉपिंग नहीं करने वाले, इन्फ्लेशन कुछ इंपैक्ट होने वाला नहीं है। सिर्फ उनका है कि जब वो ट्रेड डील फाइनल होगा, तो एंड ऑफ द डे जब तक ट्रेड डील नहीं होगा तब तक वो पॉजिटिव नहीं होंगे। ट्रेड डील होना जरूरी है उनके पॉजिटिव होने के लिए। ये बात हमारे दर्शक भी कुछ हद तक सर वो इंडिकेट कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन अंशुल भाई एक चीज़ बताइए, मैं अभी आपका कुछ सुन रहा था कि आपने 1700 पॉइंट बोला कि निफ्टी ऊपर जाएगा, तो वो कहाँ से जाएगा ऊपर? यार ये होता है, देखिए इसकी एक कहानी मैं आपको पहले सुना देता हूँ। मतलब मेरे एक दोस्त को बहुत ज्यादा शराब पीने की आदत थी, तो एक दिन उनकी माता जी ने, उनके घर में डॉगी था तो उसके कटोरे में शराब डाली, तो उसने नहीं पी, फिर बाद में दूध डाला,
तो पी लिया। तो बेटे से पूछा, मतलब मेरे दोस्त से, कि क्या मतलब समझे। ये जोक चल रहा तो है, ये उसने, दो। नहीं नहीं, उसने मतलब निकाला कि जो शराब नहीं पीता वो कुत्ता होता है, तो वही हाल है। मैंने ये कहा है कि जहां से भी रिवर्सल बनेगा, शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होना स्टार्ट होगी, वहां से 1700 पॉइंट की रैली पिछली बार आई थी इसी डेटा पे। तो अगर यहां से शॉर्ट कवरिंग आती है, जो 10 पिछले 4-5 बार हुआ है, तो हम ये मान के चलते हैं कि छठवीं बार भी लगभग वही होना चाहिए। तो इसको पत्थर की लकीर मान लेना। फिर ऐसे में लोग लॉस करते हैं कि आधा सुना आधा नहीं सुना और पकड़ के बैठ गए कि नहीं 1700 पॉइंट चलेगी। अब ये 1700 पॉइंट 25,900 से चलेगी, 25,700 से चलेगी, 25,500 से चलेगी, ये तो तभी पता चलेगा ना जब रिजेक्शन कैंडल बनेगी। तो इसीलिए अधूरा सुन के मॉरल ऑफ द स्टोरी, नहीं शेयर नहीं, बाजार मैं सबसे ज्यादा अंशुल जी, पता नुकसानदायक क्या होता होती है, है। मैं बताता हूँ इसका तथ्य बताता हूँ। एक्चुअली संदीप जी से मेरी इवनिंग में ऐसी हंसी मजाक चल रही थी, तो वो बोले 1700 पॉइंट ऊपर जाने वाला निफ्टी, अंशुल जी बोल रहे हैं। मैंने कहा कहाँ से, मतलब बोले बॉटम से। मैंने कहा कौन सा बॉटम? कोविड वाला बॉटम, यहाँ वाला भी जो रिसेंट लगे थे वो वाला बॉटम, या 21,000 22,000 50 बॉटम लगे हैं? मैंने कौन से वाले बॉटम से 1700 पॉइंट चलेगा? तो उन्होंने बोला ये तो अंशुल जी बताएंगे। तो मैंने कहा भाई अंशुल जी से कल मैं पूछूंगा, क्योंकि जनता तो फिर कंफ्यूज हो जाएगी कि 1700 पॉइंट चलेगा। भाई आपने, ठीक है, पत्थर की लकीर नहीं कह रहे कि 1700 पॉइंट चल ही जाएगा। अगर 1600 चल गया, 1500 चल गया, हम उसको भी आपकी लकीर मान लेंगे, पत्थर नहीं खींचेंगे उस पर सर। लेकिन बात ये कि बॉटम वो बता देना कि यहां से 1700 पॉइंट चलेगा, वो इंपॉर्टेंट होगा। वो तो सर देखिए बॉटम पे वो जिस कभी दिन नहीं लगेगा पता सर, चलता। आप आते ही हो रोज हमारे यहाँ किसी ना किसी शो में, तो आप उस उधर बता देना। देखिए जितने लोग ये इंतजार कर रहे हैं कि आज बॉटम लग गया और मैं बता दूंगा आज बॉटम लग गया, ऐसा नहीं होता है। आपको हमेशा पैसा मिलता है बीच के 60% में। शुरू की 20% रैली आप कंफर्मेशन के लिए छोड़ते हो, आखिरी की 20% रैली में मंथन चलता है, जहां पे कुछ में प्रॉफिट कुछ में लॉस होता है। मीट ऑफ द मूव मिलता है बीच के 60% में। तो ना बॉटम पकड़ने की कोई जरूरत है, ना टॉप पकड़ने की कोई जरूरत है। बीच के 60% में अगर आप प्रॉपरली अपनी रिस्क मैनेजमेंट करके सही क्वांटिटी के साथ अगर ट्रेड कर लेते हो, शुरू 20 आखिरी 20 की आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मिड 60% जब पूरा टाइट आपके फेवर में आ जाए, आप वहां पे थोड़ा सा लिवरेज लेके भी प्ले कर लो, एमटीएफ भी कर लो, सब कर लो, बट स्टार्टिंग 20 आखिरी 20 आपको छोड़ना ही पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा। केस इन पॉइंट बता देता हूँ, निफ्टी में लास्ट टाइम एग्जैक्ट बॉटम लगा था 24,350 के आसपास। वहां से जब रैली बनी थी 25,100, और जब हायर लो बना था 24,500 के आसपास, उसके बाद जब हायर लो की रैली में कंफर्मेशन एग्जैक्टली 5 सितंबर के हाई टूटने पे मिला था, जो कि 7 सितंबर पे मिला था। यानी एग्जैक्ट बॉटम कब बना? 7 अगस्त को। हमको कब कंफर्म हुआ? लगभग 9 सितंबर को। और कब कंफर्म हुआ? 24,800 पे। बॉटम कितना बना? 24,300। आप लगभग 20% ऑफ द मूव छोड़े, तो आपको ये पूरी 26,200 26,300 ऑल टाइम हाई तक की मूव मिली। अब यहाँ पे टॉप बन रहा है या ये कंसोलिडेशन है, ये तो जब बन जाएगा तब पता चलेगा। डेटा क्या कह रहा है कि यहाँ पे टॉप बनने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, बेस बना के चलने की पॉसिबिलिटी बहुत आई है। तो जब बेस बन के ब्रेकआउट देने लगेगा, तब हमको समझ में आएगा। बॉक्स के लोअर एंड पे तो लार्ज कैप स्टॉक जरूर आप बाई कर सकते हो। वो भी टाइटन आपको दिखाया है, एलएनटी दिखाया है, कोटक दिखाया है। बॉक्स का लो टूटता है, फिर बॉक्स के हाई के बॉक्स के अंदर आता है, तब पता चलता है। तो आप लो कभी नहीं बाई कर पाओगे, हमेशा कंफर्मेशन के लिए वेट करोगे। शुरू का 20% छोड़ोगे, बीच का 60% में मैक्सिमम पैसा कमाओगे, आखिरी 20% में थोड़ा बहुत लॉस होगा, आपको वहां से निकलने का मौका मिलेगा। अंशुल जी सीधी कहानी है, देखिए पुरानी कहावत है ना कि या तो आप 100 किताब पढ़ के ज्ञान ले लो, या उस आदमी से दोस्ती कर लो जिसने 100 किताबें पढ़ रखी हो। तो हम तो आपको पकड़ लेंगे, हम 100 किताबें नहीं पढ़ेंगे। आप पढ़ रहे हो ना 100 किताबें, बस हम आपको पकड़ लेंगे जिस दिन बॉक्स बनेगा, जिस दिन बॉक्स का बॉटम बनेगा, बॉक्स का टॉप बनेगा, आप सब बता देना। हमें इतना समझना नहीं है सर, फिर आप बता देना ना, क्या टेंशन है। नहीं, बता तो देंगे सर, लेकिन कई बार गलतियां भी होती हैं। उन गलतियों से बचने का एक ही तरीका होता है ना कि आप रिस्क ढंग से मैनेज करो। मैं तो सब बता दूंगा, बट रिस्क मैनेजमेंट आपके हाथ में है, वो आपको करना है। बिल्कुल। प्रशांत भाई, मुझे पता है कि 11:15 बजे आपकी एक मीटिंग है, बस मैं लास्ट सवाल पूछ रहा हूँ फिर आपको फ्री कर रहा हूँ। M&M फाइनेंस पर व्यू दे दीजिए। संदेश कदम जी का सवाल है। वेरी पॉजिटिव, जिस तरीके से लिक्विडिटी पुश मिल रहा है आरबीआई से हो,
मार्केट से हो, जिस तरीके से एनबीएफसी में जो मोमेंटम आ रहा है अर्निंग्स में भी, मुझे लगता है कि ये स्टॉक 400 प्लस तक जाना चाहिए। फ्रेश बाइंग भी कर सकते हो, होल्ड भी कर सकते हो विद स्टॉप लॉस ऑफ एटलीस्ट, थोड़ा लंबा स्टॉप लॉस है 340 के आसपास, बट जिस तरीके से ये सितंबर में भाग चुका है ऑलरेडी, तो अपसाइड लिमिटेड टू 400 420, बट यस वेरी पॉजिटिव, होल्ड ऑन, फ्रेश बाइंग भी कर सकते हो। ठीक है, ठीक है प्रशांत भाई, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। हैप्पी वीकेंड, एंजॉय करें सर। थैंक यू फॉर हैविंग मी। और जो स्टॉक्स हमने आज डिस्कस किए थे, और स्टॉक्स में 3-4 ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पे अपने क्लाइंट्स को भी मैंने सेम रिकमेंडेशन, सेम स्टॉप लॉसेस के हिसाब से बोला था, तो प्लीज मेंटेन दो स्टॉप लॉस। पर्सनल पोर्टफोलियो में तो कुछ है नहीं, आई एम ए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर। ठीक है, तो ये प्रशांत जी की तरफ से डिस्क्लोजर है। थैंक यू सो मच प्रशांत जी हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू, सी यू सून। थैंक यू सर। अब अगला सवाल लेते हैं अंशुल जी। एपीएल अपोलो ट्यूब्स में कप एंड हैंडल 1825 पर ब्रेकआउट है या नहीं सर, शुड आई प्रीएम्प्ट? ये श्रवण सिंह जी पूछ रहे हैं सुपर चैट पर। करना तो नहीं चाहिए सर, क्योंकि पिछला जो बॉक्स का ब्रेकआउट आया था 1740 पे, उसके बाद से 2 मंथली कैंडल पे फेलियर थी और उसी के आसपास आके घूम रहा है। विल टेक सम टाइम, 1820 के आसपास और कंसोलिडेशन बिल्ड करेगा, उसके बाद चलेगा। तो पैटर्न अच्छा है, बिल्टअप अच्छा है, ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन अभी बाइंग नहीं करना चाहिए। 1820 के आसपास जब टाइट रेंज फॉर्म हो जाए तब इसमें बाइंग बनेगी। अगला सवाल हमें मिला है क्यूपिड पर, फ्रेश बाय कर सकते हैं क्या? श्रीकांत जी पूछ रहे हैं। ये तो जले पे नमक छिड़कने वाला हाल हो गया सर, क्यूपिड कभी हाथ ही नहीं आया। और आप देखो नॉन स्टॉप जो इसने मूविंग एवरेज रिवर्स किए थे अपने मई 2025 में 74 से 80 रुपए के बीच में, वहां से 450 हो गया। एंट्री पॉइंट ही कभी ढंग से मिल नहीं पाया। तो अब क्लियरली एटीआर एक्सटेंशन कैंडल 9 दिसंबर के आसपास से फॉर्म हो रहे हैं। 9 दिसंबर से अब तक रोज एटीआर एक्सटेंशन है, तो यहाँ फ्रेश बाइंग तो बिल्कुल नहीं बनती। याद कर लीजिए बीएससी 3000 के पास एटीआर एक्सटेंशन बना था, 33% करेक्ट हो गया था। नॉट वेरी बेरिश नहीं कहूंगा, बुलिश नहीं कहूंगा, बट अब बाइंग के लिए आप लेट हो चुके हैं। जिनके पास रखा हुआ है आपके लिए एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अब लास्ट में बनना चाहिए 387 का। 387 के नीचे अगर आता है तो निकल जाना चाहिए। ठीक है, साक्षी जी पूछ रही हैं सर, आईओसी और नारायण हृदयालय इन पर फ्रेश बाय कर सकते हैं क्या लॉन्ग टर्म के लिए? नहीं नहीं, अभी नहीं बन रहा सर, फिलहाल वेट करना चाहिए। वीकली पे बड़ी कैंडल थी, 23 मिलियन का वॉल्यूम था, 767% वॉल्यूम राइज था। उसके लो के पास स्ट्रगल कर रहा है, अगर ये लो तोड़ दिया तो ये पूरा 22-23 मिलियन का वॉल्यूम जो है ना सेलिंग में आ जाएगा नारायण हृदयालय में, तो नॉट लुकिंग वेरी गुड। अंशुल भाई एक शेयर देखो, रेन इंडस्ट्रीज, आज इसमें रेन हो रही है रिटर्न की, 13% ऊपर है। ये जो कल भारत ओमान के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उसमें कैल्साइन कोक वाली जो कंपनीज हैं उन पर फोकस रहेगा और इसको फायदा भी मिल सकता है। सर कैसे देख रहे हो रेन इंडस्ट्रीज के चार्ट को? सर इसको 1 मंथ चार्ट करा दीजिए, इसमें बढ़िया सी एक चीज दिखाता हूँ। हालांकि मैं नहीं ट्रेड करता, बट ये फ्लैग पैटर्न आपको दिख रहा है। 8 दिसंबर से पोल बनना स्टार्ट हुआ था, 15 दिसंबर पे पोल कंप्लीट हुआ था, 15 दिसंबर से छोटा सा फ्लैग बना था और आज ब्रेकआउट आया। मेरी प्रॉब्लम, आप मेरे से फ्लैग पूछते तो मैं मना ही करता, क्योंकि 10, 20, 50 एक दूसरे के नीचे हैं। हालांकि 10, 20 के ऊपर आया था पोल में, बट शायद मैं नहीं करता। तो आज मेरी लिस्ट में तो नहीं था, मतलब मैं नहीं करता। बट अगर कोई फ्लैग ट्रेड करता, मूविंग एवरेज इग्नोर करते हुए करता, तो आज ओपन लो के साथ चला था, आपको ये एंट्री मिलती। 126.27 प्रीवियस ब्रेकडाउन पॉइंट था बड़े बॉक्स का। अगर इस चार्ट को आप 5 ईयर कर दीजिए, 2 ईयर तो है नहीं, 5 ईयर कर दीजिए, तो आपको दिखेगा कि 126-200 इस रेंज में बहुत समय, 1.5 साल ट्रेड किया था, फिर इसका ब्रेकडाउन आया था, वही रिटेस्ट आ रहा है। तो मैं जनरली इसको नहीं करता। और अगली तेजी, पहले राउंड की तेजी कंप्लीट हो गई है। अगर ये 127-28 निकलेगा तो फिर 140 और फिर 157 दो टारगेट मिल सकते हैं, बट उसके लिए 126-130 की जोन निकालना बहुत जरूरी है। ठीक है सर, कैल्साइन कोक में अगर हम देखेंगे तो ये कुछ हो रहा है कंपनियों में। और देखिए इसमें एक और कंपनी है, इसमें एक कंपनी है गोवा कार्बन। देखिए ये भी कैल्साइन पेट कोक बनाती है, गोवा बेस्ड कंपनी है। और जब रेन इंडस्ट्री चली है तो सर गोवा कार्बन, और देखो ये काउंटर चला नहीं है, अभी बिल्कुल सुस्त पड़ा हुआ है।
अगर एक काउंटर उसी सेक्टर का 12% ऊपर है और दूसरा काउंटर सुस्त पड़ा हुआ है, अंशुल भाई थोड़ा कुछ इस काउंटर को पर नजरें बना सकते हैं क्या? सर स्विंग लो स्वीप हो रहा है 390 वाला, तो बाउंस बैक कर सकता है 465 तक, बट हर कीमत पे 390 का स्टॉप लॉस जरूर लेना चाहिए। 390 का स्विंग लो था, वही स्वीप हो रहा है, वही आपका क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस भी होगा। अगर न्यूज पे इस पे चला तो काउंटर में 465 तक मूव आ सकती है, जहाँ पे 10 मंथ मूविंग एवरेज है और उसके ऊपर 20 और 50 मंथ मूविंग एवरेज 507 पे है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवालों पर नज़र बनाते हैं। अदानी ग्रीन, अरमान सिद्दीकी जी का सवाल है, इन्होंने 930 रुपये पर लिए हुए हैं, शॉर्ट टर्म का व्यू जानना चाहते हैं। अंशुल भाई, आई नो कि आपके पर्सनल पोर्टफोलियो में आप इस पे बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देंगे, सर लेवल बता दीजिए बस। सर अदानी ग्रीन नीचे में अदानी ग्रीन वीकली में एक बड़ी कैंडल बनी हुई है, जिसपे अच्छा खासा वॉल्यूम राइज था, ऑलमोस्ट 60 मिलियन का। 27 अक्टूबर की उसका हाई है 1167 और उसका लो है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये लो अगर स्वीप करता है तो अदानी ग्रीन में तेजी आएगी, और एग्जैक्टली वही लो स्वीप करके 1050 तक गया था 998.6 का। तो जब तक 998.6 वीकली क्लोजिंग बेसिस पे प्रोटेक्टेड है, ये रेंज 998.6 और 1159.5, इसी रेंज के अंदर ये ट्रेड करता रहेगा। अगला सवाल हमें मिला है आईसीआईसीआई एएमसी पर के आईपीओ के बारे में बताएं प्लीज़, अभी सेल कर दें या नहीं। ये बात तो हमने खैर प्रशांत जी से कर ली थी कि शॉर्ट टर्म वाले जो लोग हैं उनको अगर बुक करना है कर लें, और अगर लॉन्ग टर्म देखना है तो आप देख सकते हो। लेकिन अंशुल भाई, आप चार्ट पर देखकर बताओ, क्या कोई लेवल्स दिख रहे हैं आपको? अगर वैसे तो इंट्राडे चार्ट ही होगा आज आपके पास केवल और केवल, क्या लग रहा है सर? सर इसमें बहुत खींच के आपका स्टॉप लॉस अगर लगाना है तो 2575 के नीचे लगा लीजिए, जो आज का लो है। बाकी मेरे हिसाब से स्टॉक से निकल जाना चाहिए, और लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ये स्टॉक मेरे नहीं जाएगा। उसका एक रीजन बताता हूँ, क्योंकि ग्रुप का इतिहास खराब है। केवल आईसीआईसीआई बैंक है जो अच्छा परफॉर्म किया है, उसके अलावा 3 कंपनी ने लिस्ट कराई पिछले 10 साल में जो मार्केट के बराबर भी रिटर्न नहीं दे पाई। तो मेरा अभी इंटरेस्ट नहीं है, लेट दी ग्रुप प्रूव इटसेल्फ। एचडीएफसी ने सामने इतना पैसा दिया हर कंपनी में, ये नहीं दिए, तो मैं अगर लेना भी है तो मैं अगेन एचडीएफसी एएमसी ही कर लूंगा। अगर एएमसी स्पेस में तेजी आएगी, बीइंग अ लीडर, पहले एचडीएफसी एएमसी चल जाएगा। तो मेरे को एचडीएफसी एएमसी ज्यादा पसंद है। ठीक है, एचडीएफसी एएमसी के साथ ही अंशुल जी जाएंगे, ठीक है। नमिश जी का सवाल है, सर शिपिंग कॉरपोरेशन 219 के प्राइस के लिए हुए इन्होंने, इसमें बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है क्या? इसमें तो कब का हो चुका है सर, 294 पे हो चुका है बाइंग क्लाइमेक्स का पहला टारगेट, 132 भी कर चुका है, पुल बैक भी ले चुका। पुल बैक में एक छोटा 8-9% का मूव हमने प्ले भी किया था। अब वापस से ब्रेकडाउन आ रहा है राइजिंग ट्रेंड लाइन का, जिसको बेयर फ्लैग भी कह सकते हैं, लेकिन बेयर फ्लैग है नहीं, राइजिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन है। वापस से अगर 132 का लो आता है तो मेरे को कोई बहुत सरप्राइज तो नहीं होगा। ठीक है सर, तो यहाँ पर शिपिंग कॉरपोरेशन पर बाइंग क्लाइमेक्स की बात हो गई है। आईटीआई आज ये टॉप गेनर भी बना हुआ है अंशुल जी, 322 की ही बाइंग है। शाहनवाज साहब की ये पूछ रहे हैं कि इंट्राडे में क्या मूव लग रहा है सर आपको? इंट्राडे में किकर पैटर्न की फॉर्मेशन है, कल लोएस्ट पॉइंट पे क्लोज किया था, आज गैप के साथ लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन के हाई के ऊपर गैप अप मारा है और ओपन लो के साथ आए, तो सुबह ही ले लेना चाहिए था। अब तो नहीं भाई बनता है, क्योंकि अब रिस्क रिवॉर्ड नहीं मैच करेगा, बट एकदम अगर आपको करना ही है, बहुत जोर से लॉन्ग आ रहा है, तो 310 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए क्लोजिंग बेसिस पे। एक रेजिस्टेंस ऐसे ही एक बड़ी कैंडल 1064% वॉल्यूम राइज के साथ बनी थी 24 नवंबर को, उसका हाई आज टेस्ट हुआ है, तो नई तेजी 332.95 के ऊपर बनेगी। लेना है तो आज का लो आपका मैंडेटरी स्टॉप लॉस होगा। अगर 332.95 निकलता है तो अगला रेजिस्टेंस 351.40 पे है। ठीक है, आनंद वर्मा जी का सवाल है, आईआरएफसी 120 का, अंशुल सर आईआरएफसी 120 सकता है, जा सकता है क्या? यही शायद यही पूछना चाह रहे होंगे। और मदरसन सुमी वायर 48 का बाय है, क्या करें? देखिए मेरे को बहुत आइडिया नहीं है कि चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। 116 120 की रेंज में
स्विंग रेजिस्टेंस भी है और 50 डे मूविंग एवरेज भी है, बट जिस हिसाब से ये गिरते हैं स्टॉक, इनमें कहीं भी रिलेटिव स्ट्रेंथ नहीं है। तो ये कहना कि बाउंस बैक आ ही जाएगा बहुत मुश्किल है। 110 टूटने के बाद इसमें एकदम वर्टिकल डाउन मूव खुल जाएगी। 50 मंथ मूविंग एवरेज 85 रुपीज के आसपास है वहां तक, और आइडियली इसका टारगेट खुलेगा 6350 का। प्री बजट रैली आएगी नहीं आएगी कहना मुश्किल है, और आएगी तो रेलवे डिफेंस में आएगी कि नहीं आएगी कहना मुश्किल है। बट अगर आती है और कोई मौका मिलता है तो वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही होगी। उत्साह में लॉन्ग एंट्री करना सबसे बड़ी गलती हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही बजट निकलेगा इनमें फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग आएगी। तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस काउंटर्स। रैलीज मिलती हैं तो बेच के चलना चाहिए। मदरसन सुमी में एक छोटा सा ब्रेकआउट आया था कपनल का 44, जिसने अपना टारगेट 4951 की जोन कंप्लीट की है। वहां से वापस से डाउनवर्ड स्ट्रक्चर है। मैं अभी तो इंटरेस्टेड नहीं हूं इस काउंटर में, लेकिन जिस हिसाब से पैटर्न बिल्ड हो रहा है 15.5 अराउंड लेवल निकलते हैं, एग्जैक्टली बता देता हूं, 49.44 ये लेवल निकलता है तो मेरा इस स्टॉक में बहुत अच्छा इंटरेस्ट होगा, क्योंकि वीकली चार्ट पे एक बड़ा कप कैंडल पैटर्न डेवलप हो जाएगा। तो आई एम इंटरेस्टेड इन दिस काउंटर। करंट मार्केट प्राइस पे बिल्कुल नहीं, 49.44 निकलने के बाद एकदम हाईली इंटरेस्टेड रहूंगा। एक इसी का भाई मदरसन 105 का ब्रेकआउट था, 120 का पहले टारगेट के बाद सटका है, वो भी धीरे धीरे करके 140 पहुंच जाएगा। ठीक है, संदीप सिंह जी का सवाल है, एनएसडीएल के रेट में एंट्री करना चाहिए, इस रेट में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए फॉर 1 ईयर? बिल्कुल नहीं करना चाहिए सर, इस समय तो एनएसटीएल छेड़ना भी नहीं चाहिए। जब तक 1350 के 1359 के ऊपर आके नहीं टिकता, एनएसटीएल कंप्लीटली अवॉइड रहेगा। बल्कि आई वुड से कहीं अच्छे काउंटर में देख लीजिए, भी एनएसटीएल में बहुत टाइम है आईपीओ बेस बनने में। एक हमारे दर्शक हैं हरियाणवी रेम्बो के नाम से इनका आईडी बना हुआ है। वाह, पहले तो गुड मॉर्निंग सर। एंड सम्मन कैपिटल, इन्होंने 188 रुपये के लिए हुए हैं। अंशुल जी, क्या इसको एवरेज कहाँ करना चाहिए? इसमें एक खबर लगातार सर्कुलेशन में चल रही है कि इनके जो मैनेजमेंट है उसके खिलाफ दिल्ली में एफआईआर हो गई है कुछ, बट जो एफआईआर हो रही है वो पुराने मैनेजमेंट के खिलाफ हो रही है। बार बार नया मैनेजमेंट आकर बोलता है कि भी हमसे कोई लेना देना ही नहीं है, पुराना मैनेजमेंट भाग चुका है, उन्होंने देश छोड़ दिया, समीर गहलोत जो थे। अब क्या करें अंशुल भाई, बार बार ये खबर आती है, इसका सेंटीमेंट खराब कर देती है लोगों को, शायद ये खबर नहीं समझ आती, सेलिंग आ जाती है इस काउंटर पर, क्या करें? तो देखिए, फर्स्ट राउंड ऑफ सेलिंग 180 के फेल्ड ब्रेकआउट पे आनी थी, वो आ चुकी। अब वीकली पे 50 वीक मूविंग एवरेज, मंथली पे 1020 मंथ एवरेज, दोनों 140 145 की जोन में है। लास्ट वीक भी नीचे, उसके नीचे गया और क्लोजिंग में ऊपर आया। करंट वीक भी लास्ट वीक लो स्वीप करके ऊपर आ रहा है। तो यहाँ से सेलिंग थोड़ी सी एब्जॉर्ब हो रही है, बट अपसाइड मोमेंटम तभी बनेगा जब 152 निकलेगा। और गलती से अगर जो 2 हफ्ते के लो हैं 139 ये टूटा तो 114 रुपए तक आ सकता है। दैट बीइंग सेड, मैं यहाँ पे बेरिश नहीं हूँ। 180 जब फील्ड ब्रेकआउट बना था तब मैं बेरिश था, बट अब यहाँ आके मैं अपना बेरिश व्यू छोड़ रहा हूँ। 114 का जो टारगेट है अभी तो मैं उसको छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि मंथली 1020 मंथ और 50 वीक मूविंग एवरेज ये ज्यादा वेटेज रखते हैं और ये सपोर्ट दे रहे हैं, तो एटलीस्ट बेरिश व्यू छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है सर। अगला सवाल हमें मिला है ईपैक ड्यूरेबल पर, स्ट्राइकर्स के नाम से आईडी है, ये पूछ रहे हैं सर 390 का लिया हुआ है, इस पर क्या करें? ईपैक ड्यूरेबल, ईपैक ड्यूरेबल में एक छोटा सा फ्लैगिश काइंड ऑफ एक्शन है। ऊपर 320 का ब्रेकडाउन था, परसों उसी को रीटेस्ट किया है। फिलहाल टाइट क्लोजेस में 2-3 दिन देख लीजिए, अगर चला तो 320 322 की जोन का एक छोटा सा ब्रेकआउट दे सकता है। 3-4 दिन वेट कीजिए, अगर कुछ बनना है तो 3-4 दिन में बन जाएगा। एक बार 3-4 दिन बाद आके दोबारा सवाल पूछिएगा। ठीक है। हेवल्स इंडिया, ये गिरता ही जा रहा है, बाय प्राइस है 1574, क्वांटिटी है 1000, अब होल्ड करें या एवरेज करें या सेल, ये पूछ रहे हैं सम्यक प्रकाश जी। ये हेवेल्स तो नहीं चला, लास्ट ईयर भी गर्मी की थीम नहीं चली, इस ईयर भी गर्मी की थीम नहीं चली। गर्मी के आसपास से अपन डिस्कस करते आ रहे हैं। जब रैली आई थी ये फरवरी में, हर कोई ये प्री सीजन रैली मान के चल रहा था, तब भी अपन ने डिस्कस किया था कि ओवरहेड सप्लाई बहुत ज्यादा है, चलेगा नहीं, फेल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, और फेल हुआ है। बट एक चीज अच्छी की है इसने कि सेम लो के आसपास आके रुक गया है 1374। अगर यहाँ से 1374, प्रोबेबिलिटी 60% है कि 1374 तोड़ेगा और नीचे 1200 तक आएगा। 40% प्रोबेबिलिटी है कि शायद यहाँ पे नया बेस बनाएगा।
सो होप इज नॉट ए गुड ट्रेडिंग प्लान। अगर बाउंस बैक मिलता है 1450-60 की जोन में 50 डे मूविंग एवरेज तक, एक बार निकल जाइए। यहाँ पे सपोर्ट क्यों मिल रहा है, क्वेश्चन आना चाहिए। इसलिए मिल रहा है कि लास्ट टाइम भी जब यहाँ पे रुका था 50 मंथ मूविंग एवरेज था, इस बार भी यहाँ पे 50 मंथ मूविंग एवरेज है, इसलिए बाउंस बैक आ रहा है। जिस भी दिन वो टूटा, आइडियली पहला ही टारगेट मंथली ही स्विंग लो पकड़ लीजिए तो 1006 आता है। वीकली पे अगर हायर लो पकड़िए तो 1218 आता है। तो 1218 ये तो कम से कम आते हुए दिख रहा है, और 1006 आइडियल टारगेट बनेगा अगर ये 1370 के नीचे क्लोज किया।